सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ से ली गई है। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों और सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान और रोजगार में उन तीनों क्षेत्रकों की तुलना की थी, वैसे ही आज की वर्कशीट उसी वर्कशीट की कंटिन्यूशन वर्कशीट है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं और आज की वर्कशीट को समझने की कोशिश करते हैं। वर्कशीट 19 में हमने देखा कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम, लगभग 15% है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 85% है, परंतु ये क्षेत्रक आधे लोगों को ही रोजगार प्रदान करते हैं। तो यही चीज़ हमने पिछले वर्कशीट में भी जब हमने तुलना की थी तो हमारे सामने यही आई थी कि ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं, लेकिन फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में तो उसका योगदान बहुत कम है। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, लेकिन वो आधे ही लोगों को रोजगार दे पाता है। इस कारण से कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है। अल्प बेरोजगारी वो होती है जो देखने में तो लगता है कि रोजगार है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति बेरोजगार होता है। यानी अल्प बेरोजगारी होती तो है परंतु दिखाई नहीं देती। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब यही है कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमें और रोजगार पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो कैसे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा कैसे किए जाएं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा भी और रोजगार के अवसर पैदा करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके 2 उपाय हैं, एक छोटी अवधि के लिए जो उपाय होते हैं वो उपाय, और एक दीर्घकालीन उपाय, यानी जो अभी तो पूरे नहीं हो सकते लेकिन लंबे समय तक अगर हम प्रयास करें तो बहुत सारे अतिरिक्त रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। नीचे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें इन दोनों तरीके के उपायों के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इन्हें एक बार। सबसे पहले लिखा है छोटी अवधि के लिए जो अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे इसमें लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं। इस योजना के बारे में हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। क्या आप इस योजना का पूरा नाम जानते हैं? इसका नाम है मनरेगा। हाँ, मनरेगा से तो शायद सब लोग जानते होंगे। पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये योजना है, इसका नाम, इसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। ये योजना क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये योजना 2005 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना, यानी उस व्यक्ति को अपने गांव या उसके आसपास के क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। फिर इसके बाद है कि 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, यानी इस योजना के तहत जितने भी रोजगार होंगे उसमें से 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित या सुरक्षित होंगे। और इसकी जो आखिरी बात है वो है गरीबों में भी जो अति गरीब लोग हैं उनको रोजगार पहले प्रदान किया जाता है।
ये उपाय थे छोटी अवधि के लिए उपाय। अब हम समझेंगे कि दीर्घकालीन उपाय कौन से हैं। ये हैं कृषि सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पर कृषि के लिए लोन उपलब्ध करवाना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना, विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, इससे भी बहुत सारे रोज़गार पैदा हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा 2005 की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि यह योजना 2005 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोज़गार की गारंटी दी गई है। रोज़गार अगर नहीं मिल पाता है तो सरकार बेरोज़गारी भत्ता देती है। जो रोज़गार होगा वो अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध होगा। इसमें भी 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे और गरीबों में भी जो अति गरीब हैं उन्हें रोज़गार पहले दिया जाएगा या उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसे आप पॉइंट्स में ही लिखिएगा क्योंकि इसे हमें फिर समझने में आसानी होती है और पेपर में लिखने में भी आसानी होती है। दूसरा प्रश्न है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या कीजिए। अभी अभी हमने जब ऊपर पढ़ा तो उसमें यही लिखा था। सबसे पहला पॉइंट है कृषि सुविधाओं में सुधार, यानी जैसे सिंचाई के साधनों में सुधार किया जाए या फिर सिंचाई के लिए बांध और नहर का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए और ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी और ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। दूसरा है सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना। जैसे कुछ बड़े किसान होते हैं जो अपनी ज़मीन पर बहुत सारे दूसरे मज़दूरों को, किसानों को रखते हैं और उनसे काम कराते हैं। यदि उन्हें सस्ते दर पर लोन मिलेगा तो वो और ज़्यादा मज़दूरों को काम देने में सक्षम होंगे। फिर है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना। इससे क्या होगा कि जैसे वहाँ पर हम दाल मिल, शीत भंडारण गृह यानी कोल्ड स्टोरेज और शहद संग्रह केंद्र आदि खोल सकते हैं, जिससे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा लोगों को काम धंधे मिल पाएंगे। फिर है विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि देश में लगभग 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जाते। जब हम उनके लिए स्कूल बनाएंगे तो हमें और स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बिल्डिंग बनेगी उसको बनाने के लिए भी तो मज़दूर चाहिए, उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। आखिरी पॉइंट है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। तो गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, डिस्पेंसरीज बनाई जाएँ, हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, जिनको बनाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें काम करने वाले स्टाफ को भी जब रखा जाएगा तो इससे भी बहुत सारे रोज़गार पैदा होंगे। ये थे दीर्घकालीन उपाय। तीसरा प्रश्न है, हमें अधिक से अधिक रोज़गार सृजन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र में लगभग आधे से ज़्यादा लोग रोज़गार कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। जबकि देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान काफ़ी कम है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, लेकिन उसमें लगभग 50% लोगों को ही रोज़गार मिला हुआ है। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोज़गारी की स्थिति पैदा हो गई है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज़गार नहीं मिला। तो इस स्थिति में हमें अतिरिक्त जो रोज़गार हैं उन्हें सृजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि सब लोगों को काम मिल पाए। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। रोज़गार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए। देखिए, 1-2 उपाय मैं आपको सुझाऊंगा, बाकी कुछ उपाय आप खुद भी अपने दिमाग से, अपने समझ से सोचिए और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे गांव में जब फसल पैदा हो जाती है तो उसको मंडियों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम परिवहन के साधन वहाँ बढ़ाएं तो उससे काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। दूसरा कि सरकार को जो घरेलू उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या एग्रो बेस्ड यानी कृषि के ऊपर जो आधारित उद्योग हैं या हैंडीक्राफ्ट जैसे उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसमें श्रमिकों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इससे भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। इसके अलावा ऐसे उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया जाए जिसमें श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ना कि मशीनों की।
और एक और है पर्यटन क्षेत्र में सुधार, यानी अगर पर्यटन क्षेत्रों का विकास करें तो इससे ना केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो वहाँ की स्थानीय कलाएं हैं या स्थानीय शिल्पकार हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि अपने रोज़गार को बढ़ाने का। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि पर्यटन से कितने सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से हम अतिरिक्त रोज़गार सृजन कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। देखिए, मेरे समझाने का तरीका तो यही है और यही मेरी क्लास का एम भी है कि मैं आपको समझाऊं और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ के फिर अपनी समझ से लिखें, ताकि आपको पेपर में उसको लिखने में आसानी हो। किसी का लिखा लिखाया पढ़कर याद करना वो हमेशा आपके दिमाग से फिसल जाएगा और आप भूल जाओगे। और मेरे इस तरीके से समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते जाइए। धन्यवाद।